सरमस्त पोएट्री ऑफिशियल हक की आवाज। मैंने वीडियो देखकर एसपी साहब से कहा, सर बच्चे की नफ्सियात और दिमाग से बड़ी महारत के साथ खेला गया है। फिर मैं वापस शेख हफीज की तरफ मुड़ा और नरमी मगर सख्ती आमेज लहजे में बोला, शेख साहब मैं आपसे चंद सवालात करूंगा और आपने उनके जवाबात देने हैं। हफीज ने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने पहला सवाल दागा, आपका अपने बेटे जहीर से कितना जहनी और जज्बाती ताल्लुक था? आप रोजाना उसे कितना वक्त देते थे? यूँ कह लें कि आपकी उसके साथ किस कदर जहनी हमाहंगी थी? शेख हफीज ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने उसे हर सहूलत दी थी। मुझे याद नहीं कि उसके मुंह से कभी कोई डिमांड निकली हो और मैंने पूरी ना की हो। वो मेरा इकलौता बेटा था। मैंने बात काटते हुए कहा, जी हाँ, वो तो मैंने आपके घर और उसके कमरे को देखकर अंदाजा कर लिया था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कभी उसके स्कूल के मामलात पर तवज्जो दी? उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी? टीचर से मुलाकात की? किसी फंक्शन में उसके साथ शरीक हुए? शेख हफीज ने इनकार में सर हिलाया और जवाब दिया, जनाब मैं अपने कारोबार में मसरूफ रहता था, मेरे पास वक्त नहीं होता था। मैं जो कुछ भी कर रहा था वो उसी के लिए तो कमा रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, यकीनन आप उसके दोस्तों के बारे में भी नहीं जानते होंगे, ये भी नहीं कि वो सोशल मीडिया पर किन से बात करता है या उसके शौक क्या हैं। हफीज ने फिर इनकार में गर्दन हिला दी। मैंने सवाल आगे बढ़ाया, क्या आपको पता था कि जहीर किस तबीयत का बच्चा था? ज्यादा खुलकर इजहार करने वाला, बातूनी, सधी सोच का मालिक या फिर बहुत ही हसास? शेख हफीज ने जवाब दिया, शुरू में वो बहुत करीब था, घर आते हुए मेरा इंतजार करता था, बाहर जाने को कहता था और मेरे हाथों से नवाले खाने की जिद करता था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता था। मैं उसे उसकी माँ या घर की पुरानी मुलाजमा के पास भेज देता था। मैंने पूछा, और उसकी माँ, वो कितनी तवज्जो देती थी? हफीज ने कहा, वो तवज्जो देती थी, लेकिन वो एक सीधी सादी देहाती औरत है, स्कूल या दीगर सरगर्मियों का उन्हें ज्यादा पता नहीं होता था। मैंने उसकी माँ और पुरानी मुलाजिमा दोनों से सवालात किए। उनके जवाबात ने मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित किया। जहीर जैसा ज़हीन और हसास बच्चा आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई के अंधेरों में डूबता गया। वो स्कूल का टॉपर जरूर था, लेकिन वालिदैन की अदम तवज्जो ने उसे गुमसुम कर दिया। ज्यादातर वक्त वो मोबाइल या कंप्यूटर पर गुजारता। माँ समझती थी कि बच्चा पढ़ाकू है और बाप के पास फुर्सत न थी। मैंने हफीज की आंखों में देखते हुए कहा, शेख साहब वो वक्त और था जब बाप महीने बाद घर आता था, बच्चे से हाथ मिला लिया या गालों को उंगलियों से छू लिया तो बच्चे खुश हो जाते थे। इस दौर में फैमिली सिस्टम मजबूत था, खानदान साथ रहते थे, मोहल्लेदारी अच्छी थी, बच्चे कभी तन्हाई महसूस नहीं करते थे। लेकिन आज के बच्चे बहुत हसास हैं, वो वालिदैन की तवज्जो चाहते हैं। अब नफ्सा नफ्सी का दौर है, एक ही छत तले रहते हुए भी लोग एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकालते। सोशल मीडिया ने हालात बदल दिए हैं, करीब बैठा इंसान भी दूर लगता है और दूर बैठा अजनबी दिल का करीब हो जाता है। मैंने रुककर गहरी आवाज में कहा, शेख साहब यही वो खला है जो बच्चों को नफ्सियाती बीमारियों की तरफ धकेल देता है। जब ये सोशल मीडिया के शिकार बनते हैं तो वहाँ ऐसे शिकारी बैठे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें घेर लेते हैं। ये फनकार लोग हैं, रफ्तार चींटी जैसी मगर गिरफ्त मगरमच्छ जैसी। इब्तिदा तारीफ और तवज्जो से करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जहन को बिगाड़ते हैं। नतीजा ये निकलता है कि इंसानी जिंदगियां और इज्जतें बर्बाद हो जाती हैं और फिर सिर्फ पछतावा बाकी रह जाता है। मेरी बातें सुनकर शेख हफीज ने सर झुका लिया। मैंने उसे कहा, कोशिश कीजिएगा जब तक मैं सब समझ नहीं लेता इस कमरे को लॉक रखिएगा। मैंने जहीर का मोबाइल और कंप्यूटर कब्जे में ले लिया। कोई डायरी न थी, क्योंकि आज के बच्चे अपनी दुनिया मोबाइल और कंप्यूटर में रखते हैं। मैंने ये हालात अपने बेटे के हवाले कर दिए जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में था, ताकि डिलीट शुदा फाइल्स रिकवर की जा सकें और ये पता लगाया जा सके कि जहीर किन ग्रुप्स में सरगर्म था। जहीर के आखिरी कलामात और उसकी सोच का तज्जिया करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो एक खतरनाक गिरोह से मुतासिर था, एक नजरियाती गिरोह जिसे दुनिया निहिलिज्म के नाम से जानती है। लफ्ज निहिलिज्म लातीनी के लफ्ज निहिल से निकला है, जिसका मतलब है कुछ भी नहीं। ये एक फलसफियाना और फिक्री नजरिया है जो कहता है कि दुनिया में कोई मुतलक सच्चाई मौजूद नहीं। मजहब, इखलाकियात और मुआशरती इक़दार सब इंसान की अपनी तख्लीक है, असल हकीकत नहीं रखती। जिंदगी का कोई बुनियादी मकसद नहीं, सब कुछ बेमानी है। 19वीं सदी में ये नजरिया खास तौर पर रूस और यूरोप में फैला। रूसी अदीब इवान तुर्गीफ ने अपने नॉवल में पहली बार निहिलिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया। बाद में जर्मन फलसफी फ्रेडरिक नीत्शे ने इस नजरिए को ज्यादा गहराई दी। नीत्शे ने कहा कि पुराने मजहबी और इखलाकी ढांचे टूट चुके हैं और इंसान को अपने नए इक़दार बनाने होंगे। उनका मशहूर जुमला खुदा मर गया है इसी तनाजुर में आया। लेकिन निहिलिज्म का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये इंसान को हर चीज पर शक करने पर मजबूर करता है, मजहब, मुआशरत, इखलाकियात, हत्ता कि जिंदगी के मकसद पर भी। इस सोच का नतीजा अक्सर ये निकलता है कि फर्द अंदर से खालीपन, एम्प्टीनेस का शिकार हो जाता है। जब ये खालीपन बढ़ता है तो इंसान को जिंदगी बेमानी लगने लगती है और वो मायूसी, जहनी दबाव या हत्ता कि
खुदकुशी की तरफ बढ़ सकता है। 2 दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे सामने थी। मोबाइल और लैपटॉप से रिकवर होने वाली चैट हिस्ट्री देखकर मेरे कदम जमीन में धंस गए। वो बच्चा एक खुफिया सोशल मीडिया ग्रुप का हिस्सा था जिसका नाम था डार्क ट्रूथ सीकर्स। इन चैट्स में ऐसे जुमले बार बार दोहराए गए थे। जिंदगी बेमानी है, तुम खास हो क्योंकि तुम सच को देख सकते हो, सुकून मौत में है, जिंदगी एक धोखा है। एडमिन का अंदाज अजीब हद तक पुरकशिश और असरअंदाज था। वो नौजवान जहनों को पहले फलसफे और दोस्ती के जाल में फंसाकर फिर उन पर निहिलिज्म मुसल्लत करता था। मैंने सोचा ये सिर्फ एक बच्चे की खुदकुशी नहीं, ये किसी बड़े खेल का आगाज है। यही वो बड़ा खेल था जिसका सुराग मुझे लगाना था। मेरे बेटे ने मजीद तफसीलात बताई कि ये ग्रुप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में फैला हुआ है। इसका एडमिन इंतहाई ज़ेरक और नफ्सियात का माहिर था। वो नौजवानों की जहनी कैफियत को भांपता था और फिर उसी के मुताबिक उन्हें वरगलाता था। ये एक मुकम्मल मंसूबा था जिसका मकसद नौजवान जहनों में मायूसी और बेमानवियत के बीज बोना था। हमने इस ग्रुप के दीगर मेंबर्स का सुराग लगाने की कोशिश की ताकि इस नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके और किसी और घराने को इस तबाही का सामना ना करना पड़े। ये केस सिर्फ एक खुदकुशी का नहीं बल्कि मुआशरे के एक बड़े नासूर की निशानदाही कर रहा था। एक ऐसी जंग जो सोशल मीडिया के अंधेरों में लड़ी जा रही थी और कई जिंदगियां निकल रही थी। अब ये मेरी जाती जंग बन चुकी थी। मैंने कसम खाई कि इस गिरोह के सरगनों को बेनकाब करूंगा और इंसाफ के कटहरे मिलाऊंगा। केस की तहकीकात तेज की गई और साइबर टीम ने दिन रात मेहनत की। ये एक पेचीदा और तारीख दुनिया थी जहाँ हर कदम पर एक नया चैलेंज मुंतजिर था, लेकिन जहीर का अंजाम मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। एक मिशन जो कई वालिदैन के खौफ और मुआशरे के उन पोशीदा खतरात को बेनकाब करने से इबारत था। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब वक्त था कि इस तारीख दुनिया का सामना किया जाए, उन शिकारियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और कई कीमती जिंदगियों को बचाया जाए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा था। मैं जानता था कि ये रास्ता दुश्वार है, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। जहीर की खामोश मौत मेरे जमीर को झंझोड़ रही थी और ये बावर करा रही थी कि अगर ये सिलसिला न रुका तो ना जाने कितने जहीर और इस तारीख दलदल का शिकार हो जाएंगे। मैंने तहिया कर लिया था कि इस तहरीक के पीछे कार फरमा तमाम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लूंगा।